लीव एनकैशमेंट अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें घूम जाते हैं, बहुत ज्यादा घूम जाते हैं बच्चे, क्या बड़े बड़े सब घूम जाते हैं लीव एनकैशमेंट में, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, पेंशन में और लीव एनकैशमेंट में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को छुट्टी मिली लेकिन उसने छुट्टी लेने की बजाय काम करा। अब अगर कोई इंसान छुट्टी के दिन भी काम करेगा तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो उसे लीव एनकैशमेंट बोलते हैं कि जो उसकी छुट्टियां उसके अकाउंट में पड़ी हैं उसके बदले में उसने कैश पेमेंट ले लिया। तो लीव को एनकैश कराना, लीव को कैश में कन्वर्ट कराना, इट मीन्स लीव एनकैशमेंट। Every employee is entitled to a special leave called earned leave, which is up to a certain number of days in a calendar year. कुछ छुट्टियां मिलती हैं, जैसे संडे है, हमें पता है संडे की छुट्टी है, तो साल में 52 संडे हैं, तो 52 तो लीव आपको मिल ही गई, सीधी सीधी मिल गई, अलाउ हो गई। उसके अलावा भी कई बार एम्प्लॉयर आपको कह देता है कि भैया आपको और भी छुट्टियां हम आपको दे देंगे। एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड टू अवेल और एक्यूमुलेट और एनकैश सच अर्न लीव। तो जो छुट्टियां आपको अलग से मिलती हैं उसके बदले में आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप वो छुट्टियां यूज कर सकते हो। छुट्टी मान लो, आप क्या कर सकते हो, उसको इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करके क्या होगा, जब आप रिटायर होंगे तो आपके अकाउंट में मान लिया 200 छुट्टी इकट्ठी हो गई है, तो 200 छुट्टी का पैसा एक साथ मिलेगा, तो पता चला काफी हैवी अमाउंट मिल जाएगी आपको। या आप साथ साथ कैश पैसा ले सकते हो। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप छुट्टी मान लो, या आप छुट्टी ना लेकर के उसके बदले में कैश ले लो, या छुट्टियों को इकट्ठा करते रहो, बाद में छुट्टी ले सकते हो या बाद में पैसा ले सकते हो। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन लीव हैंस एनकैश्ड इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। तो जो अमाउंट आपको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका हम लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लीव एनकैशमेंट फुल्ली टैक्सेबल है। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, दोनों ही सिचुएशन में फुल्ली टैक्सेबल है। रिलीफ एक होता है अंडर सेक्शन 89, वो आपको मिल सकता है, वो हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या मानना है, समझना है कि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लीव एनकैशमेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो एक तरीके से आपने सैलरी ले ली तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए सेक्शन 10A में फ्री है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी लमसम पैसा लेते हैं सब फ्री हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट है, इन्हें हमें ध्यान से समझना है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ₹3 लाख माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि 3 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। इससे पहले आप कभी रिटायर हुए थे तो अपने एम्प्लॉयर से अगर लीव एनकैशमेंट कुछ एग्जम्प्ट हुआ था इस सेक्शन में तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू के 2 पॉइंट में कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हमने ग्रेजुएटी में भी पढ़ा था 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालना था एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहां पर लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो जिस महीना रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन तो काम ही नहीं कर रहा, तो पिछले जिस दिन तक काम किया आखिरी दिन तक, उस दिन तक की सैलरी लेनी है 10 महीने की, और एवरेज नहीं है, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ एवरेज नहीं है। थर्ड पॉइंट में 10 महीने की सैलरी है। यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब स्टैंडर्ड सैलरी है, क्योंकि कुछ नहीं बताया, तो सैलरी का मतलब यहाँ स्टैंडर्ड सैलरी है, मतलब 3 आइटम्स आएंगी। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, जो हर जगह हम लेते हैं स्टैंडर्ड सैलरी हमने नाम दिया है इसका। इसमें 3 चीजें लेते हैं, इसमें 3 चीजें लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए। स्पेशल डीए का मतलब है डीए विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे स्पेशल डीए बोलते हैं।
वो ले लेंगे, प्लस कमीशन लेंगे, लेकिन कमीशन तब लेंगे जब ये फिक्स्ड परसेंटेज है सेल पर, तो उसे भी लेंगे। तो सैलरी 10 महीने की सैलरी लेनी है रिटायरमेंट की डेट से पहले। तो इसमें पता है कि 3 पॉइंट तक स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन कहाँ होती है? टेंशन होती है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो आपको फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना है। समझते हैं इसको, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट कह रहा है अनयूज्ड लीव्स, मतलब जो छुट्टियां आपकी बची हुई हैं रिटायरमेंट के समय, उसे मंथ में निकाल लो। मंथ में क्या डेज हैं, तो 30 से डिवाइड कर दो, मंथ में आ जाएगा, इनटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ पॉइंट पता है सिंपल वे में क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी छुट्टियां बची हैं उनकी सैलरी, अब जितनी भी छुट्टियां बची हैं उनकी सैलरी कैसे निकालेंगे? जो एवरेज सैलरी है पिछले 10 महीने की, वो कैसे निकलेगी? जो थर्ड पॉइंट में आपने क्या निकाला है बताओ? थर्ड पॉइंट में आपने क्या निकाला है? 10 महीने की सैलरी। तो पॉइंट नंबर 3 में आपने निकाला है 10 महीने की सैलरी, उसे 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो एवरेज सैलरी निकालने में कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मंथ में छुट्टियां निकालने में कोई टेंशन नहीं है, जितनी भी छुट्टियां उससे 30 से डिवाइड कर दो तो मंथ आ जाएगा। जो दिक्कत है वो ये अनयूज्ड लीव निकालना। तो अनयूज्ड लीव कैसे निकलेगी, ये बात आपको समझनी है। कैसे निकलेगी, एक बार हम जो प्रिंटेड है उसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अलग से बता भी दूंगा। अनयूज्ड लीव का मतलब है जितनी आपको छुट्टियां मिली, जितनी आपको छुट्टियां मिली उसमें से जो छुट्टी आपने ले ली, यूज कर ली, जितना पैसा ले लिया ड्यूरिंग द पीरियड सर्विस वो माइनस कर दो तो अनयूज्ड आ जाएगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि टोटल जितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं वो आपका एम्प्लॉयर आपको साल की 50, 60, 100 जितनी भी दे, लेकिन हमें साल में 30 डेज से ज्यादा नहीं लेनी। मतलब आपका एम्प्लॉयर हो सकता है कि आपको 40 डेज दे एक साल में, लेकिन हमें क्या लेना है? हमें 30 डेज से ज्यादा नहीं लेना। तो 25 डेज देता है तो 25 ले लो, 28 देता है 28 ले लो, 30 देता है 30 ले लो, 32 डेज देता है आपका एम्प्लॉयर तो 30 लेंगे। पहली बात। दूसरा कि यहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अगर 10 साल 11 महीने हुए हैं तो भी हम 10 साल ही लेंगे, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर सर्विस, कंप्लीटेड ईयर का मतलब कंप्लीटेड ईयर होता है। और जितनी छुट्टियां यूज कर ली वो माइनस कर देंगे। अब ये कहें जी ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या टेंशन है? तो इसमें टेंशन क्या है वो अभी हमें पता चल जाएगी। हाँ, अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट फैमिली मेंबर को एट द टाइम ऑफ डेथ मिलेगा तो वो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं हमने क्या पढ़ा है। लीव एनकैशमेंट जैसे हमने पेंशन में पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट वाली फुली टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। ऐसे ही ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुली टैक्सेबल है फॉर ऑल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। एट द टाइम ऑफ डेथ फुली एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुली एग्जम्प्ट। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जम्प्ट है, उसमें कोई टैक्सेबल नहीं है। सारी कहानी आकर रुकती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो नॉन गवर्नमेंट के लिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। नंबर 1, एक्चुअल
अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 रुपीज 3 लाख माइनस exempted earlier, number 3 10 months standard salary up to the date of retirement, ऐसा लिख लेते हैं, रिटायरमेंट की डेट तक 10 महीने की सैलरी लेनी है। अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी भी सैलरी है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो मंथली सैलरी को, लेकिन अगर इंक्रीमेंट है तो हमें देखना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है, अनयूज्ड लीव्स, या इसे हम अलग तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं सैलरी फॉर अनयूज्ड लीव्स, अनयूज्ड लीव की सैलरी। अब ये कैसे निकलेगी ये हम निकाल लेते हैं, मेन हमें यही समझना है। सैलरी फॉर अनयूज्ड लीव्स ये कैसे निकलेगी, हम 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालेंगे, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये कैसे निकलेगी, 10 मंथ्स स्टैंडर्ड सैलरी एज पर पॉइंट नंबर 3 डिवाइड बाय 10। 10 महीने की स्टैंडर्ड सैलरी जो हमारे पॉइंट नंबर 3 में है उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है, मेन बात है अनयूज्ड लीव्स। अनयूज्ड लीव्स ये कैसे निकलेंगी, इसे भी अब मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अनयूज्ड लीव का मतलब है लीव्स अलाउड पर ईयर इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितनी भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उसे लीव्स अलाउड पर ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें, अच्छा ये हमारा अनयूज्ड लीव कैसे आएगा, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स यूज्ड, ऐसे ही तो अनयूज्ड आएगा भाई। अनयूज्ड लीव मतलब जो बची हुई है, कैसे, जितनी मिली उसमें से जो यूज हो गई, तो कितनी मिली, लीव्स अलाउड वो निकाल रहे हैं, कितनी लीव मिली, लीव्स अलाउड पर ईयर इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, लीव्स अलाउड पर ईयर में मैक्सिमम 30 डेज लेनी है पर ईयर, पर ईयर मैक्सिमम 30 डेज लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। तो मैक्सिमम लीव्स अलाउड पर ईयर मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इतनी लीव्स अलाउड हुई ड्यूरिंग सर्विस लाइफ, सर्विस लाइफ में आपको इतनी मिली, माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है, लीव्स यूज्ड। यूज्ड का क्या मतलब है, या तो एनकेज्ड करा ली या लीव्स आपने ले ली ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान या तो आपने पैसा ले लिया या आपने छुट्टी मार ली। तो अब वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन फंसते कहाँ हैं बच्चे, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बताता हूं जहां पर बच्चे फंस जाते हैं। मैं अभी केवल और केवल अपना फोकस कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 पर, और उस पॉइंट नंबर 4 में भी केवल फोकस कर रहा हूं कि कितना अनयूज्ड कैसे निकलेगा। इसमें क्या होता है, हमको है ना 2-4 इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, क्या, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी है, क्वेश्चन में एक तो ये दिया होता है हमें, दूसरा क्या दिया होता है हमें, लीव्स
अलाउड पर एनम, हमें कितनी लीव मिली है हर साल, ये दिया होता है क्वेश्चन में, और लीव्स टेकन ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस में के दौरान कितनी लीव ले ली आपने, इंक्लूडिंग लीव्स एनकैश्ड, मतलब कितना पैसा ले लिया या छुट्टी मार लिया आपने। कभी कभी हमें क्वेश्चन में पता क्या लिखा होता है, अनयूज्ड लीव क्वेश्चन में दिया होता है, एक्चुअल अनयूज्ड लीव्स, ये कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया होता है। अब यहीं पर फंस जाते हैं बच्चे, तो हम एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। केस नंबर 1, हमें लिखा है 15 साल हो गए जॉब को, हर साल 25 दिन की छुट्टियां हमें मिली, ठीक है। आपने 110 दिन की छुट्टी पीरियड ऑफ सर्विस में ले ली, हमें इस बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, अनयूज्ड लीव्स। अगर आप एक बात समझ गए तो आपको परेशानी कम होगी कि हमें अनयूज्ड लीव्स इनकम टैक्स के हिसाब से निकालना है, ना कि एक्चुअल। क्यों, एक्चुअल और इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों अलग अलग हो सकती है। क्यों, अगर मान लिया आपको 35 दिन मिलते हैं, अगर आपको 35 दिन की छुट्टियां मिलती हैं तो आपकी एक्चुअल अनयूज लीव्स अलग आएंगी, और इनकम टैक्स कहता है 35 मिलती है तो हम तो 30 के हिसाब से निकालेंगे, तो इनकम टैक्स के हिसाब से अनयूज लीव अलग आएंगी, वहां जाकर दिक्कत आती, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अनयूज लीव, यहां कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 25 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, और हम कह रहे हैं 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से कम हो सकती है, तो 25 दिन है तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, अनयूज लीव कैसे आएगी, लीव्स अलाउड 15 into 25, इतनी मिली छुट्टी, इतनी छुट्टी मान ली, तो बाकी अनयूज्ड है, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 265 डेज। यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान केस था, 265 दिन की छुट्टियां अनयूज्ड है, कोई टेंशन नहीं है। एक और केस देखता हूं मैं, हमें लिखा है 15 साल जॉब को हो गए हैं, हर साल 25 दिन की आपको छुट्टियां मिली हैं, हमें ये नहीं बताया लीव कितनी ली है, हमें ये बताया कि आपकी जो अनयूज्ड लीव है वो 265 है। हमें कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि 25 दिन की छुट्टियां एक साल में मिलती हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से 25 में कोई दिक्कत नहीं है, तो अनयूज्ड लीव जो हमारा आंसर आएगा वो 265 ही आ जाएगा, ये करेक्ट है, हम इसी को यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वहां पर वो वाले केस पर आता हूं जहां पर जाकर आप फंस जाओगे, वो क्या है, केस नंबर 3। अब नहीं फंसोगे क्योंकि आप ध्यान से समझ रहे हैं। कंप्लीटेड ईयर है 15 ईयर्स, और आपको मिलती है 35 दिन की छुट्टियां एक साल में, 35 डेज, और आपको बताया गया कि आपने 110 दिन की छुट्टी ले ली है आपने, ठीक है। तो अगर अनयूज्ड लीव आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो ये दिया जाएगा 415 दिन, कि आपको 15 साल 35 दिन मिली माइनस 110, 415। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं एक्चुअल अनयूज दे रखा है और इसे क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर तो 35 दिन के हिसाब से कैलकुलेट हुई है, ये 415 एक्चुअल अनयूज लीव है, लेकिन आपको इनकम टैक्स के हिसाब से निकालनी है। तो एज पर इनकम टैक्स आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे लीव्स अलाउड 15 into 30, क्योंकि मैक्सिमम है, तो आपको मिली तो 35 के हिसाब से, लेकिन आप कैलकुलेट कितने के हिसाब से करोगे, 30 के हिसाब से, और आप कहोगे 110 दिन की छुट्टी आपको मिल गई, तो बाकी अब आपके हिसाब से कितनी है, 340, जबकि क्वेश्चन में 415 दी है।
लेकिन आपको 415 नहीं लेना, आपको कितना लेना है? 340। यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। एक और केस होता है जहां पर फंस जाते हैं, वो क्या है? केस नंबर 4। आपको कहा 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, आपको कहा 35 दिन की छुट्टी मिलती है, आपको ये नहीं बताया लीव कितनी। यहीं पर फंसोगे केस नंबर 4 में, जो मैं बता रहा हूं, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। आपको ये नहीं बताया कि छुट्टी कितनी मारी, और आपको ये बताया कि आपकी 415 दिन की छुट्टियां बची हुई है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको 2 स्टेप में तोड़ लो। स्टेप नंबर 1, पता लगाओ, फाइंड आउट एक्चुअल लीव्स टेकन। आपने कितनी छुट्टियां ली? कैसे पता लगाओगे? आपको पता ना, एक्चुअल लीव्स अलाउड, एक्चुअल इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, एक्चुअल लीव्स कितनी मिली? 15 इंटू 35। क्योंकि मुझे पहले असली छुट्टियां पता लगानी है, बाद में दोबारा से कैलकुलेट करूंगा। 525 माइनस अनयूज्ड कितनी बची हुई है आपकी? 415। तो आपको पता चल जाएगा बची हुई लीव्स यूज्ड हो गई, इसका मतलब 110। पहले ये पता लगाओ, फिर आप स्टेप नंबर 2 पर आओ। फिर आप देखो अनयूज्ड लीव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्या करोगे? लीव्स अलाउड 15 इंटू 30, क्योंकि हम मैक्सिमम 30 ले सकते हैं, 450 माइनस लीव्स टेकन और यूज्ड 110, तो जाकर 340 ऐसे निकालना पड़ेगा। 2 स्टेप। एक इसका शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट? आपको क्या दे रखा है? 415 दिन की अनयूज्ड दे रखी है ना, अनयूज्ड लीव्स एक्चुअल कितनी दे रखी है? 415। आपको पता है एक्चुअल और इनकम टैक्स में 5 दिन का फर्क है, क्योंकि एक्चुअल में आपको 35 दिन मिलते हैं, इनकम टैक्स वाले 30 दे रहा है। तो इसका मतलब जो आपकी अनयूज्ड है एक्चुअली, ये 5 दिन हर साल की एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, एक्स्ट्रा लीव्स ओवर 30 एवरी ईयर, 15 साल में 5 के हिसाब से 75 एक्स्ट्रा है, वो लेस कर दूंगा मैं, तो 340 आ जाएगी। ये शॉर्टकट है। तो कई बच्चे शॉर्टकट यूज कर पाते हैं, कई नहीं। मैंने तो दोनों बातें बता दी। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, ताकि आपको क्लियर हो पाए। आपको क्वेश्चन में बोला गया 21 साल जॉब करी, 40 डेज एवरी ईयर छुट्टी मिली, और बैलेंस है छुट्टियां अनयूज्ड का 230। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेट करना है, फिर अनपॉज करके देखना है कि क्या आपने सही निकाला या नहीं निकाला। तो आप अपने आप से जल्दी करिए। 21 ईयर्स की जॉब है, 40 डेज एवरी ईयर लीव्स आपको अलाउड होती हैं, और जो आपको दिया हुआ है बैलेंस अनयूज्ड लीव्स एक्चुअल, वो दिया हुआ है आपको 230। ये एक्चुअल बैलेंस है। पहले खुद से कैलकुलेट करो, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके चेक करो कि आपने ठीक निकाला या नहीं, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए। करो जल्दी से। तो चलो चेक करते हैं आपने क्या निकाला और हमारा क्या है। पहले मैं लॉन्ग रन से करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि छुट्टियां कितनी ले ली उसने। स्टेप नंबर 1, एक्चुअल लीव्स टेकन। तो लीव्स अलाउड एक्चुअल है 21 इंटू 40।
840 माइनस एक्चुअल अनयूज्ड 230। इसका मतलब लीव्स टेकन 610। स्टेप 2, unused leaves as per Income Tax Act, leaves allowed 21 into 30, मैक्सिमम 30 ले सकते हैं। कितना आएगा 21 into 30, 630 माइनस लीव्स टेकन 610, तो 20 डेज मेरे लिए अनयूज्ड आ जाएंगी इनकम टैक्स के हिसाब से। इसका शॉर्टकट भी मैं निकाल सकता हूं। क्या, मुझे 230 दिया हुआ है, इसमें से एक्स्ट्रा वाली माइनस कर देता हूं। एक्स्ट्रा वाली कितनी है, 21 साल में हर साल 10 के हिसाब से 210 एक्स्ट्रा है 20। मेरा 10 सेकंड का काम था कि 20 दिन मेरी अनयूज्ड लीव्स है। यहीं पर आप फंसते हैं। आपको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से लीव एनकैशमेंट समझाने की कोशिश की है। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 39 क्या कहता है कि मिस्टर एक्स रिटायर हुए हैं 1 सितंबर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जब इनको सैलरी मिलती थी 11,000 रुपए पर मंथ। इन्होंने 24 साल कंप्लीट कर लिए, 2.5 लाख रुपए मिले हैं। इन्हें 14 महीने की छुट्टियों के लिए तो हमें निकालना है। तो हमारे पास कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, तो एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड है 2,50,000। इसमें से माइनस करते हैं जितना भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 4 पॉइंट्स। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड है 2,50,000। नंबर 2 इज 3 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो 3 लाख। नंबर 3 10 मंथ्स सैलरी, तो 10 महीने की सैलरी लेनी है। इनकी सैलरी 11,000 रुपए एक महीने की है, कोई इंक्रीमेंट की जानकारी नहीं है, तो 11,000 के हिसाब से 10 महीने की सैलरी 1,10,000 रुपए हो गई। 4th पॉइंट, अनयूज्ड लीव्स की सैलरी निकालनी है। अब अनयूज लीव के लिए होता है लीव्स अलाउड माइनस छुट्टियां। अब लीव्स अलाउड ही नहीं बता रखी कितने महीने की, एक साल में कितने महीने की देते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि 30 दिन या उससे कम ही मिलती होंगी साल में, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होती हमें बताते। तो 30 दिन या उससे कम ही मिलती है। तो जो इनकी छुट्टियां हैं, देखो 30 दिन या उससे कम अगर छुट्टियां मिलेंगी तो जो एक्चुअल लीव बैलेंस है अनयूज्ड और हमारा सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो हमें कुछ नहीं कहा, तो हम एज्यूम करते 30 दिन तक की छुट्टियां मिली, तो जो इनका बैलेंस है वही हमारा बैलेंस है। इनका बैलेंस है 14 महीने। क्या बैलेंस दिया हुआ है छुट्टियों का? 14 महीने। तो हम ये मानते हैं कि एक्चुअल 14 महीने, इनकम टैक्स के हिसाब से भी 14 महीने हैं, क्योंकि 30 दिन तक ही छुट्टियां इन्हें मिलती होंगी। तो 4th पॉइंट में लीव्स अनयूज्ड 14 महीने, इन मंथ्स निकालना है। ऑलरेडी 14 महीने से 30 से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ही 14 महीने इनटू 10 मंथ्स एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। तो 3rd पॉइंट को 10 से डिवाइड कर दो, वही 11,000 आएगा एक महीने की एवरेज सैलरी। तो 114 इंटू 11,000 1,54,000। तीनों में से जो सबसे कम हो 1,10,000। तो 1,10,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो 1,10,000 एग्जेम्प्ट हो गया जो मिनिमम है। तो टैक्सेबल कितना हो गया? तो 2,50,000 माइनस 1,10,000 1,40,000 टैक्सेबल हो गया। ये क्वेश्चन
बहुत 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 ज्यादा सिंपल था एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं था, कोई ट्विस्ट नहीं था इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर अब हम देखते हैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 40। मिस्टर वाई ने ज्वाइन किया है ए लिमिटेड को 20 साल पहले 29 मई को। 29 मई को 20 साल पहले इन्होंने ज्वाइन करा और इनका जो सैलरी था वो 10,500, 14,800 और 18,000 था। डीए 40% था। स्पेशल डीए की कोई जानकारी नहीं है अभी तक। वो रिटायर हुए 1 सितंबर को। इसका मतलब मई 29 मई निकल चुका है, तो उनके पूरे 20 साल पूरे हो चुके हैं जॉब को, और उन्हें 2,70,000 रुपए लीव एनकैशमेंट के मिले हैं। कंपनी इनको 40 दिन देती है 1 साल कंप्लीट होने के लिए। बट मिस्टर वाई हैज टेकन 160 लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉब। लेकिन इन्होंने जॉब में केवल 160 दिन की छुट्टियां ली। एक्चुअल लीव्स टेकन दे रखी है, तो ये भी कहानी सीधी सीधी है, कोई ट्विस्ट नहीं है। उन्होंने 150 दिन की छुट्टी एनकैश भी कराई 5 साल पहले। तो 160 दिन छुट्टी मार ली, 150 दिन का पैसा ले लिया, बाकी बची हुई छुट्टियां जो है वो अब टैक्सेबल हो जाएंगी। तो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, ना कि हमें ये निकालना है कि कितना लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। हमें निकालना है कि कितना टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहां पर अब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो स्लैब के हिसाब से देखें। 10,000 से 500 बढ़ेगा 14,000 तक, तो 4,000 बढ़ने के लिए 8 साल लगेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनको 800 रुपए बढ़ेंगे 18,000 तक, तो 4,000 बढ़ने में मेरे ख्याल से 5 साल लगेंगे, है ना। तो टोटल 13 साल में इनकी सैलरी 18,000 हो जाएगी, और इनकी जॉब को तो 20 साल हो गए। इसका मतलब इनकी सैलरी 18,000 है। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, बहुत सिंपल बात हो गई, कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। अब हम करते हैं बेसिक सैलरी कितना टैक्सेबल होगा। इन्होंने जो रिटायरमेंट लिया 1 सितंबर को लिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 महीने 90,000, तो ये टैक्सेबल हो गया। डीए 40%, 36,000 ये टैक्सेबल हो गया। मेन मुद्दा है लीव एनकैशमेंट का। लीव एनकैशमेंट वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। तो लीव एनकैशमेंट नंबर 1, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड 2,70,000, एक्चुअल 2,70,000 मिला। नंबर 2, 3 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, तो 3 लाख हो गया। नंबर 3, 10 मंथ्स सैलरी, तो एग्जेम्प्टेड अर्लियर, एग्जाम थोड़ी ना हुआ है, एनकैश होता है तो वो तो फुली टैक्सेबल हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एनकैश होता है, फुली टैक्सेबल होता है, ना कि एग्जाम्प्ट होता है। थर्ड पॉइंट में है पिछले 10 महीने की सैलरी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 10 महीने की 18,000 के हिसाब से 10 महीने की 1,80,000 हो जाएगी। नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है, अनयूज्ड लीव्स। कैसे आएगा लीव्स अलाउड? तो हम कितना साल हो गए इनके, 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो 20 ईयर्स इंटू, तो 20 साल में इनको छुट्टियां मिली हर साल की 40, लेकिन हम तो 30 ही ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 600 छुट्टी इन्हें मिल गई एज पर इनकम टैक्स एक्ट, माइनस जो इन्होंने यूज कर ली इन्होंने 160 दिन की, माइनस जो एनकैश करा ली 150 दिन की,
तो 600 में से 160 और 150 290 बची हुई है। तो ये हो गई अनयूज्ड। इनकम टैक्स के हिसाब से इनकी सैलरी निकालनी है तो 290 को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं, एक महीने की सैलरी लेते हैं, थर्ड पॉइंट को 10 से डिवाइड कर देते हैं, 18,000। तो 290 दिन की सैलरी कैसे आएगी? 1,74,000, है ना। अगर ये फोर्थ पॉइंट मिनिमम आएगा तो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि सपोज मिनिमम पॉइंट ये आना है तो बच्चों ने फोर्थ पॉइंट गलत भी कैलकुलेट कर दिया। अगर मिनिमम पॉइंट 180 आया है और मान लिया ये आना था 190, कैलकुलेशन गलती करके 195 निकाला 2 लाख, तो फाइनल आंसर गलत नहीं होता। लेकिन अगर मिनिमम पॉइंट ये आना है तो स्टूडेंट के फाइनल आंसर भी सब गलत हो जाते हैं, क्योंकि यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1,74,000 मिनिमम है जो एग्जाम्प्ट हो गया आउट ऑफ 270। तो 270 में से 1,74,000 एग्जाम्प्ट हो गया, 96,000 टैक्सेबल हो गया। तो 90,000, 36,000, 96,000, 2,22,000 ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो 1,72,000 इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम। मिस्टर जेड हैं जो बी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 14 साल पहले ज्वाइन करा था उन्होंने। प्रीवियस ईयर में जो 1 जनवरी आती है उससे 14 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था और कंपनी ने 40 डेज की छुट्टी हर साल देते हैं। ये प्रीवियस ईयर में 1 जून को रिटायर हुए। अब अगर ये 1 जून को रिटायर हो गए हैं तो इसका मतलब 1 जनवरी प्रीवियस ईयर का भी अचीव नहीं हुआ, तो इनके कंप्लीटेड ईयर 13 हुए, क्योंकि अगर ये 1 जनवरी को प्रीवियस ईयर में 1 जनवरी या उसके बाद होते तो 14 ईयर कंप्लीट हो जाते इनके। तो ये जो है मतलब इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटायरिंग डेट देखना है क्या है 1 जून प्रीवियस ईयर। तो इससे पहले वाली जनवरी तक हमें जाना चाहिए हमेशा। तो जून से पहले की जो जनवरी, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट जनवरी है तो जनवरी से जनवरी कंपेयर करेंगे। तो जिस दिन भी रिटायर होंगे, एक टेक्निक बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए, कि जिस दिन भी आप रिटायर होते हैं, जिस दिन भी आप रिटायर होते हैं तो उस दिन के लिए आपको क्या करना है, जिस दिन भी आप रिटायर होंगे उस दिन से पहले की ज्वाइनिंग डेट देखो उस ईयर में। तो 1 जनवरी आ जाएगी और लास्ट प्रीवियस ईयर की, उसमें से ज्वाइनिंग डेट देखो। तो ज्वाइनिंग डेट है हमारी 1 जनवरी 14 साल पहले की। तो पिछले साल से 14 साल कंपेयर करेंगे तो 13 साल इनके कंप्लीट हो गए, 13 साल कंप्लीट हो गए। इसको जो है आप एक्चुअल मेरे से असाइनमेंट लेकर के एक्चुअल डेट के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप मेरे से असाइनमेंट मंगा सकते हैं जिसमें एक्चुअल डेट लिखी हो। मुझे हर बार नई नई वीडियो रिकॉर्ड ना करनी पड़े इसलिए मैंने ऐसा बताया। तो 13 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन शॉर्ट कंपनी ने 40 दिन दिए हैं हर साल के लिए, और 1 जून को रिटायर हुए हैं। इन्हें ग्रेच्युटी मिली है, इन्हें पेंशन मिली है, इन्हें अनयूज लीव के लिए भी 1,20,000 मिले हैं। इनकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी 10,000 है, और इनका जो इंक्रीमेंट है, इनका जो इंक्रीमेंट है वो है 500 रुपये 1 जनवरी को। तो जनवरी से इनका इंक्रीमेंट भी होता है क्योंकि ज्वाइनिंग डेट भी इनकी क्या है, जनवरी। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो निकालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी,
ये रिटायर हुए 1 जून को, तो अप्रैल एंड मई केवल 2 महीना काम करने के बाद रिटायर हो गए, तो इनको रिटायरमेंट के समय सैलरी 10,000 है, तो 10,000 रुपए के हिसाब से 2 महीने की 20,000 रुपए की इनकी सैलरी है जो टैक्सेबल हो जाएगी। इन्हें सैलरी मिलती है और ग्रेच्युटी मिला है इन्हें 2 लाख लमसम। ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ग्रेच्युटी के लिए क्या होगा। ग्रेच्युटी के लिए अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे बी लिमिटेड में है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए हमारे पास होते हैं कवर्ड और नॉट कवर्ड। कुछ नहीं कहा तो नॉट कवर्ड, तो हम ये मानते हैं ये कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसमें 3 पॉइंट थे। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 2 लाख। नंबर 2 पॉइंट कितना था, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी ग्रेच्युटी में, बताओ, याद है, भूल गए? 20 लाख। नंबर 3 पॉइंट था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है 13 ईयर्स इंटू 1/2 इंटू 10 मंथ्स एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी, तो 10 महीने की स्टैंडर्ड सैलरी निकालनी है। तो 10 महीने की स्टैंडर्ड सैलरी कैसे निकालें, हमें निकालनी पड़ेगी 10 मंथ्स की स्टैंडर्ड सैलरी और उसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रिटायर हुए हैं जून को, तो अगर हम देखें तो 1 अगस्त लास्ट ईयर से लेकर 31 मई तक 10 महीने होते हैं। चेक कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 जून को रिटायर हो गए, तो पिछले 10 महीने हमारे ये हो गए 1 अगस्त से लेकर 31 मई तक। इसमें भी 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक हमारी सैलरी अलग रहेगी और 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक सैलरी अलग रहेगी। अभी सैलरी इनकी 10,000 है, 5 महीने 50,000 हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने हो गए, और जो पहले के 5 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 500 रुपए बढ़े थे, तो वहां पर 9,500 रही होगी सैलरी बढ़ने से पहले। तो 9,500 इंटू 5 47,500, तो पूरे सैलरी हो गई 97,500 डिवाइड बाय 10, तो 9750 एवरेज सैलरी हो गई। 9750 एवरेज सैलरी के हिसाब से 13 साल, हर साल आधा महीना, तो ये हो गया 63,375। 9750 डिवाइड बाय 2 इंटू 13, 63,375, तो ये एग्जाम्प्ट हो गई। तो हमारी मिली है 2 लाख, एग्जाम्प्ट हो गई 63,375, तो टैक्सेबल कितनी हो गई 1,36,625 टैक्सेबल हो गई। तो ये ग्रेच्युटी की कहानी है। नेक्स्ट आते हैं हम पेंशन पर। पेंशन इन्हें 5,000 रुपए पर मंथ मिलती है, इन्होंने 1 नवंबर को कंप्यूट करा लिया। तो जो मंथली है, मंथली वो तो फुली टैक्सेबल हो जाती है। तो मंथली इन्हें कितनी मिली, 1 जून को रिटायर हुए, जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना इनको 5,000 मिली। फिर नवंबर से लेकर मार्च तक इन्होंने 60% कंप्यूट करा ली, तो 40% मिलेगी इन्हें। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने और हो गए। 5,000 रुपए में से 60% कंप्यूट करा लिया तो 40% ही तो मिलेगा अब इन्हें। 60% निकाल लिया पैसा तो 40% मिलेगा। तो 5,000 का 40%, 2,000, 10,000 रुपीज इन्हें मिलेगा। तो 35,000 तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट है जो फुल्ली टैक्सेबल होती है। अब हम लमसम की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में तो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए अब तक हमने जो पढ़ा है। लमसम की बात करते हैं। एक्चुअल रिसीव्ड इन्हें 3,60,000 मिला है। माइनस करेंगे क्योंकि इन्हें ग्रेच्युटी भी मिलता है तो 1/3 होगा। 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड वैल्यू, 1/3 ऑफ 100%, तो 3,60,000 60% कम्यूटेड वैल्यू है, तो 100% कम्यूटेड वैल्यू 6 लाख हो जाएगा। 3,60,000 डिवाइड बाय 60%, ये डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो 6 लाख का 1/3 2 लाख इनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 1,60,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब अनयूज्ड लीव के लिए भी इन्हें पैसा मिला है, तो लीव एनकैशमेंट की बात करते हैं। लीव एनकैशमेंट वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2, लीव एनकैशमेंट, minimum of following will be exempted. Number 1, actual leave encashment received 1,20,000 दिया हुआ है हमें थर्ड पॉइंट में। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। थर्ड पॉइंट में पिछले 10 महीने की सैलरी, और वो हम निकाल चुके हैं। अभी अभी हमने 10 महीने की सैलरी निकाली थी ना ग्रेच्युटी के लिए, 47,500 और 50,000। तो 47,500 और 50,000, 97,500 10 महीने की सैलरी। एवरेज सैलरी नहीं, 10 महीने की सैलरी। एवरेज सैलरी तो फोर्थ पॉइंट में यूज होगी। फोर्थ पॉइंट, अनयूज्ड लीव्स। अब हमें अनयूज्ड लीव्स कहां बता रखी है, हमें तो नहीं बता रखी कि अनयूज्ड लीव कितनी है। अब कैसे करें, हमें अनयूज्ड लीव तो नहीं बता रखा। हाँ, ये बता रखा है कि कंपनी इनको हर साल 40 दिन की छुट्टियां देती है, और ये भी बता रखा अनयूज्ड लीव के लिए इन्हें 1,20,000 मिले हैं। तो अब हम सबसे पहले तो निकालते हैं कि एक्चुअल अनयूज्ड लीव्स हैं कितनी। एक्चुअल अनयूज्ड लीव्स तो इनको मिला है 1,20,000, और इनकी सैलरी इस समय है 10,000 रुपए। तो अगर मैं 1,20,000 को 10,000 से डिवाइड करूं तो ये 12 महीने की पेमेंट मिली है। इसका मतलब 12 महीने, 12 मंथ्स इनकी एक्चुअल अनयूज्ड लीव्स है। तो जो एक्चुअल अनयूज्ड लीव्स है 12 महीने की, इसमें से शॉर्टकट मेथड भी मैंने बता रखा है आपको। शॉर्टकट मेथड के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो मुझे पता है एक्स्ट्रा वाली लेस कर देता हूं इसमें से। तो 13 साल कंप्लीटेड है, हर साल 10 दिन की इन्हें एक्स्ट्रा छुट्टियां मिली है। तो महीनों में कितनी एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाएंगी, 130 डिवाइड बाय 30,
तो ये 4.33 मंथ्स हो जाएंगे। या तो एक तरीका ये, या दूसरा ये मंथ है, पॉइंट्स में अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं 12 महीने मतलब 360 डेज हो गए। इसमें से एक्स्ट्रा वाले 13 साल, हर साल के 10, 130 दिन एक्स्ट्रा हटा देता हूं, तो 360 में से एक्स्ट्रा हटा दिए 130 दिन, तो 230 दिन मेरे पास आ गया। ये शॉर्टकट है। और अगर शॉर्टकट मैं नहीं करना चाहता और लॉन्ग कट ही निकाल लूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक्चुअल लीव्स अलाउड, एक्चुअल कितनी अलाउड हुई 13 साल में 40 दिन के हिसाब से 520 दिन। बैलेंस कितनी है लास्ट में, एक्चुअल बैलेंस कितना है 12 महीना 30 दिन के हिसाब से 360 दिन। तो इसका मतलब लीव्स यूज्ड जो हुई हैं वो 160 दिन हुई हैं। ये मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 करूं, फिर मैं देखूं लीव्स अलाउड, इनकम टैक्स में मैक्सिमम 30 डेज की अलाउड होती है, 390 हो जाएंगी, माइनस लीव्स टेकन 160, तो 230 बचेंगी, वही 230 जो आई थी। तो ये तो पता चल गया 230 दिन की छुट्टी बची हुई है, तो अनयूज लीव 230 दिन की 30 से डिवाइड कर दिया, मंथ हो गया, इनटू मंथ की सैलरी 9750, पॉइंट नंबर 3 को 10 से डिवाइड करके एवरेज आ जाता है 9750, तो 230 इंटू 9750 डिवाइड बाय 30, 74,750, और ये मिनिमम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। टैक्सेबल कितना हो जाएगा 1,20,000 मिला, इसमें से 74,750 एग्जेम्प्ट हो गया, तो 45,250 टैक्सेबल हो गया। अब मैं ग्रॉस सैलरी निकाल लेता हूं, 20,000 प्लस 1,36,625 प्लस 35,000 प्लस 1,60,000 प्लस 45,250, 3,96,875 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 3,46,875 इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमने बहुत 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 अच्छे से सीखा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसमें हमने सीखा लीव एनकैशमेंट, इसमें पेंशन, ग्रेजुटी सब कुछ आ गया। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए हर जगह अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।